वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का 4th चैप्टर का है, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। क्या नाम है? ओड टू ऑटम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ओड का अर्थ क्या होता है। ओड हम वैसे पोएम को कहते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हो, जो प्रकृति के बारे में बताए, जो प्रकृति के विशेषताओं के बारे में बताए, ऐसे पोएम्स को हम लोग ऑड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं। ये जो ऑड लिखा गया किसके बारे में लिखा गया? तो ऑटम के बारे में। किसके बारे में लिखा गया? ऑटम के बारे में। और इसको लिखने वाले कौन है? जॉन कीट्स है। यानी ओड टू ऑटम का जो पोएट है वो कौन है? जॉन कीट्स है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में क्या क्या लिखा गया। लिखा गया है, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। इसका मतलब ये हुआ जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और इनका डेथ 1821 में हुआ। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। देखिए इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे महान। अच्छा, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, और रोमांटिक पोएट्स मतलब होता है रोमांटिक पोएट्स मीन्स होता है छायावादी कवि। क्या होता है? छायावादी कवि। और देखिए, और बॉर्न मीन्स होता है जन्म, और ये मूनफील्ड्स क्या है? एक जगह का नाम है जो कहाँ पे? लंदन में है। तो देखिए आइए इस पूरे की हिंदी को दोबारा देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स का मतलब क्या होता है? मतलब इंग्लिश में जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे, मतलब इंग्लिश में अंग्रेजी में जितने भी महान रोमांटिक पोएट्स थे उसमें से ये जो जॉन कीट्स है ना, उसमें से ये एक थे। और जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मूनफील्ड्स में हुआ था। और ये मूनफील्ड्स कहाँ पे? लंदन में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा गया इनके बारे में। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड। अच्छा, इन्होंने स्टडी किया था, यानी इन्होंने पढ़ाई किया था। कौन से स्कूल से किया था? क्लार्क्स स्कूल से। कौन से स्कूल से? क्लार्क्स स्कूल से। अच्छा, ये क्लार्क्स के स्कूल जो है ये कहाँ पे? तो एनफील्ड में है। कहाँ पे है? एनफील्ड में। यानी मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ और एनफील्ड में क्लार्क्स स्कूल से इन्होंने क्या किया था? पढ़ाई लिखाई किया था। देखिए इनके बारे में आगे क्या लिखा गया। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, he grew into a voracious reader especially of Greek mythology। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को देखते हैं। देखिए डीपली मीन्स क्या होता है? गहरी, यानी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंटरेस्टेड मीन्स होता है रुचि। अच्छा, क्रिकेट मीन्स तो आप जानते ही ये गेम का नाम है। बॉक्सिंग मीन्स होता है मुक्केबाजी। अच्छा, ग्रीव इनटू का मतलब होता है बनना। क्या होता है? बनना या बने। अच्छा, बोरेसियस का मतलब होता है उत्साही या लालची भी बोल सकते हैं। अच्छा, स्पेशली का मतलब होता है खासकर, और ग्रीक मीन्स होता है यूनान, और माइथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा। देखिए इसके हिंदी को मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये जो है डीपली इंटरेस्टेड, यानी जॉन कीट्स को ना गहरी रुचि थी किस चीज़ में? तो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में। किस में? क्रिकेट और बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में। ही ग्रीव इनटू ए वोरेसियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। अच्छा, जिसकी वजह से ये यूनान के पौराणिक कथाओं के ये क्या बने? खासकर, स्पेशली मीन्स क्या होता है? खासकर। तो खासकर यूनान के पौराणिक कथाओं के ये क्या बने? तो उत्साही पाठक बने। क्या बने? वोरेसियस रीडर यानी उत्साही पाठक बने। अच्छा, इनको सबसे ज़्यादा रुचि किस चीज़ में था? क्रिकेट और बॉक्सिंग में। और इसीलिए वह क्या बन गए थे? तो ग्रीक माइथोलॉजी के क्या बन गए? तब वोरेसियस रीडर यानी बहुत बड़े पाठक बन गए, यानी उत्साही पाठक बन गया, लालची पाठक भी कह सकते हैं। यानी इसको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने में मज़ा आता था इनको? तो ग्रीक माइथोलॉजी यानी यूनान की जो पौराणिक कथाएं हैं उसको पढ़ने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्गिल्स एनेड। अच्छा, इसका हिंदी समझते हैं। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्गिल्स एनेड, यानी ये जो वर्गिल्स है ना, वर्गिल्स का जो एनेड कोई बुक रहा होगा, ठीक है, वर्गिल्स के द्वारा लिखी गई कोई बुक रहा होगा एनेड, तो एनेड का इन्होंने क्या किया था? अनुवाद भी किया था। अनुवाद का शुरुआत किया इन्होंने। क्या किया? स्टार्टेड मतलब शुरुआत करना, और ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद। तो इन्होंने किसका अनुवाद का शुरुआत किया था? तब वर्गिल्स के एनेड का अनुवाद का शुरुआत किया था इन्होंने। आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser's Fairy Queen। आइए इसकी हिंदी को समझते हैं।
हिज एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है आकांक्षा, या एम भी इसको बोल सकते हैं, लक्ष्य भी बोल सकते हैं। तो इनका जो आकांक्षा था, इनका जो लक्ष्य था, कि क्या लक्ष्य था इनका, तो टू बिकम ए पोएट, मतलब कवि बनने की जो इनकी अभिलाषा थी, इनकी जो आकांक्षा थी, इनका जो लक्ष्य था, वाज फायर्ड, मतलब तब जागृत हुई, तब जगी, बाई हिज फर्स्ट एक्वाटेंशन विथ स्पेंसर्स फेरी क्यून, जब ये स्पेंसर्स के फेरी क्यून को पढ़े ना, जब इनका परिचय हुआ, एक्वाटेंशन मतलब क्या होता है, परिचय, तो जब स्पेंसर्स के फेरी क्यून से इनका जब परिचय हुआ, एक्वाटेंशन हुआ, तब ना इनकी जो कवि बनने की जो अभिलाषा थी वह क्या हुआ, फायर्ड, यानी मतलब जगी, क्या हुई, जगी, यानी जागृत हुई। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। देखिए ये जो जॉन किट्स है, जॉन किट्स की जो पहली जो पोएम है, पहला जो पोएम है, उसका नाम क्या है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्या नाम है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। अच्छा, ये पब्लिश कब हुई थी, तो 1814 में। कब पब्लिश हुई, 1814 में। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश इन 1817। देखिए क्या लिखा है, इसके हिंदी को समझते हैं। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, मतलब इनके काव्य का जो प्रथम भाग था, ठीक है, इनके काव्य का प्रथम भाग। अच्छा, जिसका नाम क्या था, इंटाइटल मतलब जिसका नाम क्या था, पोएम्स, यानी पोएम्स नाम का जो इनका एक कविता था, उसके प्रथम भाग, उसका जो प्रथम भाग है वह कब पब्लिश हुआ था, 1817 में। कब हुआ था, 1817 में। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। हिज पोएम एंडामियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इनका एक जो पोएम था जिसका नाम क्या था, इंडामियन। क्या नाम था, इंडामियन। वाज वेल एप्रिसिएटेड, यानी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशंसा किया गया था। किनके द्वारा था, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड्सवर्थ है, इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो ये भी अंग्रेजी साहित्य के भी बहुत बड़े क्या थे, रोमांटिक पोएट थे। और इन्होंने जॉन किट्स का बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया था। क्या किया था, प्रशंसा किया था। किसके लिए, तो इंडामियन के लिए। किसके लिए, इंडामियन के लिए। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, यानी 1818। देखिए इनका जो ये पोएम था एंडेमियन, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया था विलियम वर्ड्स के द्वारा, ये कब पब्लिश हुआ था, तो 1818 में। हिज ओड्स, इनका कुछ ओड्स है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ ओड्स का नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया देखते हैं। ऑन इंडोलेंस है। क्या है, ऑन इंडोलेंस। दूसरा है ऑन ए ग्रेसियन अर्न। क्या है, ऑन ए ग्रेसियन अर्न। उसके बाद क्या है, टू साइकी। क्या है, टू साइकी। उसके बाद क्या है, टू ए नाइटेंगल। क्या है, टू ए नाइटेंगल। उसके बाद क्या है, ऑन मेलनकोली। क्या है, ऑन मेलनकोली। एंड ओड टू ऑटम। क्या है, एंड ओड टू ऑटम। देखिए यहाँ पे इनके जो कुछ ओड्स के नाम दिए गए हैं उसमें कितने हैं, तब पहला में कौन है, ऑन इंडोलेंस, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा कौन सा है, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ये सेकेंड हो गया। टू साइकी, ये क्या है, थर्ड हो गया। टू ए नाइटेंगल, ये फोर्थ हो गया। ऑन मेलनकोली, एक फिफ्थ हो गया। और ये पांचवा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, ओड टू ऑटम। क्या नाम है, ओड टू ऑटम। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। लिखा गया है, ओड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, ये जितना भी ओड लिखे हैं ना, जितना भी ओड लिखे हैं उसमें से ओड टू ऑटम है ना, इनको ना क्या बनाता है, तो अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर मीन्स क्या होता है, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े रोमांटिक पोएट बनाता है। कौन, तो इनका जो ओड टू ऑटम है। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से ओड टू ऑटम इनको ग्रेट रोमांटिक पोएट बनाता है ना, उसी प्रकार से लेमिया और हाइपेरियन इनकी क्या है, इनका ओड्स है। इसको भी मतलब लोग जब पढ़े थे ना तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए थे, और इनको ना एप्रिसिएशन भी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मिला था। किसके लिए, लेमिया और हाइपेरियन के लिए, जिसकी वजह से ये अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े क्या बन गए, रोमांटिक पोएट बन गए। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस in 1821 at the age of 26, but within this short span of life he was able to achieve greatness.
आइए इसके हिंदी को समझते हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब इनका जो डेथ हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, किस वजह से था? ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। किसकी वजह से? ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब होता है, इसको टीबी भी बोल सकते हैं और क्षय रोग भी बोल सकते हैं। तो इनका मृत्यु हो गया था कौन से बीमारी के चलते? तो टीबी के चलते हो गया था, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से, क्षय रोग की वजह से। कब हुआ था? तो 1821 में। कब हुआ था? 1821 में। अच्छा, 1821 में कितने साल के थे? 26 साल के। तब मात्र 26 साल के आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन अपने ये छोटे से जीवन काल में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, मतलब अपने इस छोटे से जीवन काल में यानी 26 साल में ही यह एबल थे, मतलब योग थे यानी सक्षम थे। किस में? तो अचीव ग्रेटनेस, महानता हासिल करने में ये सक्षम थे और महानता हासिल किए भी और महान रोमांटिक पोएट बने भी इंग्लिश लिटरेचर के। आगे इनके बारे में लिखा गया है, हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया हिज पोएम्स, इनकी जो कविताएं होती है, एंड लेटर्स, और इनके जो पत्र होते हैं, मतलब इनकी कविताओं और पत्रों में हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदरता होती है और सुंदरता के नीचे ना गहराई होती है। ठीक है, डेप्थ मतलब गहराई और बीनीथ मतलब नीचे और ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता। तो इनकी जो कविताएं और पत्र होती हैं ना, उसमें ना सुंदरता के नीचे गहराई होती है। एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के कष्टों और पीड़ाओं, ठीक है, जीवन के कष्टों और पीड़ाओं के प्रति इनकी जागरूकता को ये दर्शाती है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? दर्शाना। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता या जागृति भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकी जो कविताएं हैं उस कविताएं में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदरता होती है और सुंदरता में बहुत ही ज़्यादा गहराई भी होता है। सुंदरता के नीचे गहराई होती है और इनका जो कविता होता है वह जीवन के दुखों और कष्टों के प्रति उनके जागरूकता को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, मतलब दर्शाती है। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। टू हिम, यानी उनके लिए, किनके लिए था? जॉन किट्स के लिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्य की जो वस्तु है, इज़ ए जॉय मतलब ये खुशी की वस्तु है, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, मतलब जो खुशी देने वाली जो वस्तु होती है ना वो अच्छी होती है और हमेशा के लिए वो खुशी देती है और ये अच्छी भी होती है प्रत्येक लोगों के लिए। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, और ये ब्यूटी सौंदर्य को ये सत्य मानते हैं। एंड ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य को ही सौंदर्य मानते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जॉन किट्स जो है ना ये रोमांटिक पोएट है और इस पोएम में वह ये बताने की कोशिश किए हैं कि ये जो ऑटम है ना, ऑटम में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, कौन कौन से बदलाव आते हैं, और मतलब ये जो ऑटम सीज़न होता है वो कितना खूबसूरत होता है, मतलब कितना सुंदर होता है, ये सब बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। देखिए आगे इनके बारे में और क्या लिखा गया है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन द पोएम, मतलब इस पोएम में ओड टू ऑटम, कौन से पोएम में? तो ओड टू ऑटम में किट्स डिस्क्राइब, मतलब जॉन किट्स ने डिस्क्राइब किया है, मतलब वर्णन किया है द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, मतलब ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है और कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशिष्ट और स्पिरिट मतलब होता है भावना ऑफ ऑटम, मतलब ओड टू ऑटम में जॉन किट्स ने डिस्क्राइब किया, व्याख्या किया है ये जो ऑटम है ना, ऑटम की सुंदरता की और इसका जो विशिष्ट जो भावना है उसका उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। तो कैसे वर्णन किया? तो ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, मतलब एक यादगार चित्रों के श्रृंखला, एक यादगार चित्रों की श्रृंखला में जॉन किट्स ने वर्णन किया है। किस चीज़ का वर्णन किया है? तो आटम के सुंदरता और इसके विशिष्ट भावनाओं का। आगे देखिए क्या लिखा गया, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, जो दर्शाती है जो प्रस्तुत करती है। एग्जिबिटिंग मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। किस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ को प्रस्तुत करती है? द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, मतलब प्रकृति में सुंदरता के सिद्धांत को ये क्या करती है? प्रदर्शित करती है। कौन? तो इनकी जो कविता है ओड टू ऑटम। तो फ्रेंड्स ये रहा
जॉन किट्स का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ओड टू ऑटम है, मतलब इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आपके एग्ज़ाम में, लेकिन इसके जो पोएट है जॉन किट्स, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं इस पोएम को पढ़ाने से पहले जॉन किट्स के बारे में बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इनको इंट्रोडक्शन में, इनके बायोग्राफी में जो मैं पढ़ाया हूँ, जो समझाया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके पोएम में क्या क्या दिया गया है। पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोएम है, इस पोएम में टोटल कितने स्टांजा दिए गए उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कितने स्टांजा दिए गए हैं देखते हैं। देखिए, ये पहला जो स्टांजा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए कहाँ से, यहाँ से। द फर्स्ट जो स्टांजा है उसमें कितने लाइन्स दिए गए हैं, 5। और ये जो सेकेंड है उसमें 5, तो टोटल 10 हो गए। और ये जो थर्ड है उसमें 5, तो 15। और फोर्थ में कितना है, 5, तो ये 20 हो गए। और ये फिफ्थ में कितना है, 5, तो ये 25 हो गए। और 6 में कितने हैं, 30। यानी टोटल जो स्टांजा इसमें दिया गया है वो 6 स्टांजा दिया गया, और टोटल लाइन्स कितना है, 30 लाइन्स है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसके पहले स्टांजा को पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा गया, ये पहला जो स्टांजा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें लिखा गया है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run। देखिए अब इसके हिंदी को समझते हैं। सीजन मीन्स क्या होता है, ऋतु होता है। क्या होता है, ऋतु होता है। तो ये ऑटम क्या है, ऑटम भी तो सीजन ही है। तो ऑटम के बारे में जॉन किट्स ने क्या बताया यहाँ पर देखिए। ये जो ऑटम है ना, ये सीजन है, मतलब ऋतु है। किस चीज़ का था, मिस्ट्स मतलब कुहासे का, एंड मीलो फ्रूटफुलनेस। मीलो मतलब क्या होता है, मीठा पका, मीठा या पका होता है। तो ये जो है ना सीजन ऑटम, ये किस चीज़ का सीज़न है, तो कुहासे और मीठे पके फलों के प्रचुरता वाले मौसम है। मतलब इस मौसम में, ऑटम में क्या होता है, ये जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें बहुत सारे फल लग जाते हैं, और वो सभी फल क्या हो जाते हैं, वो पक भी जाते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है। और ये जो ऑटम है ना, क्लोज बॉसम फ्रेंड है, यानी जिगरी दोस्त है, पक्का दोस्त है। किसका, मैच्योरिंग सन का। किसका सन है, मैच्योरिंग सन का। अच्छा, मैच्योरिंग सन कौन सा होता है, जब शाम के समय सन सेट हो रहा था, यानी अस्त हो रहा था होता है, तो उस वक्त का जो ये सन होता है ना, उसको मैच्योरिंग सन बोलते हैं। कौन सा सन बोलते हैं, मैच्योरिंग सन बोलते हैं। तो अस्त हो रहा सूरज का ये जो ऑटम है ना, कैसा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, यानी पक्का दोस्त है। आगे देखिए क्या लिखा है, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड ए एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन। देखिए कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है। क्या होता है, योजना बनाना। तो ये जो ऑटम है ना, सन के साथ योजना बना रहा है, यानी मीटिंग कर रहा है। मीटिंग क्या कर रहा है, विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि किस प्रकार से ना लोड कर दे, यानी लाद दे, एंड ब्लेस और आशीर्वाद दे दे, विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन। देखिए वाइन्स मतलब होता है, वाइन्स मतलब होता है लता या बेल भी इसको बोल सकते हैं। और देखिए ये थैच जो है, थैच मतलब होता है झोपड़ी, और इब्स मतलब होता है झोपड़ी का जो किनारा होता है, छत का जो किनारा होता है उसे क्या बोलते हैं, इब्स। और रन मतलब क्या होता है, फैलना होता है। तो इसमें लिखा गया है, ये जो फ्रूट है, फ्रूट क्या है, फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल होता है। तो ये फल का जो वाइन्स है, वाइन्स यानी लता है, उसको ना ये मतलब चाहता है, मतलब ये कंस्पायरिंग कर रहा है, योजना बना रहा है सन के साथ, कि किस प्रकार से इसको ना लोड कर दूं। क्या कर दूं, लोड कर दूं। किसको लोड कर दूं, तो ये वाइन्स में ना, ये अंगूर की जो बेल है, अंगूर की जो ये लता है, इसको किस प्रकार से मैं क्या कर दूं, इसमें बहुत सारा अंगूर आ जाए, मतलब ये अंगूर से लद जाए, अंगूर से भर जाए। ये योजना बना रहा है। कौन बना रहा है योजना, तो ये जो ऑटम है वो किसके साथ योजना बना रहा है, सूरज के साथ। किसका योजना बना रहा है, कि ये जो अंगूर की बेल है, अंगूर की जो ये लता है, इसमें बहुत सारे अंगूर लग जाए और ये अंगूर से लद जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, और क्या योजना बनाता है, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ए ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm day will never cease, for summer overwhelmed their clammy cells। आइए इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं।
देखिए इसमें बेंड लिखा हुआ है, बेंड का मतलब होता है झुका हुआ होना, ठीक है। अच्छा, मोस्ट मतलब होता है काई, और कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है, या कुटिया भी बोल सकते हैं। ट्री मीन्स होता है पेड़। अच्छा, राइपनेस मतलब होता है पक जाना। अच्छा, प्लम्प मतलब होता है मोटा, और स्वेल मतलब होता है फूलना या बढ़ना। हेजल मीन्स होता है अखरोट, और सेल मीन्स होता है उसका जो आवरण होता है, बाहरी जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अच्छा, कर्नल मतलब होता है बीज, और स्वीट मतलब होता है मीठा। अच्छा, बडिंग मीन्स होता है कलियाँ। अच्छा, बीस मतलब होता है मधुमक्खी। अच्छा, स्टील मतलब अभी भी निकल रही है। अच्छा, आगे देखिए क्या है। ओवर ब्रिम्ड मतलब होता है लबालब भर जाना, और क्लैमी मतलब होता है चिपचिपा, और सेल मीन्स होता है मधुमक्खियों का घर। अब देखिए इसके पूरे को मीनिंग को समझते हैं, पूरे लाइन के मीनिंग को। इसमें लिखा गया है, ये जो ऑटम है सन के साथ कंस्पायरिंग कर रहा है कि किस प्रकार से ना ये जो एप्पल के जो ट्री है, ये एप्पल के ट्री कहाँ पे है, तो एक कुटिया है, ठीक है, एक मतलब झोपड़ी है, झोपड़ी के पास ना एक एप्पल का ट्री है जिसमें काई लगा हुआ है। तो उस एप्पल ट्री को किस प्रकार से एप्पल से भर दे ताकि वो बेंड हो जाए यानी झुक जाए, इस पर इसका भी ये योजना बना रहा है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। आगे ये क्या योजना बनाता है कि जितने भी मतलब पेड़ पौधे उसमें जो फल लग गए हैं, उस वो जो फल है ना, वो फल एकदम कोर तक पक जाए। कहाँ तक पक जाए, एकदम कोर तक, यानी अंदर तक पक जाए, यानी पूर्ण रूप से पक जाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। मतलब ये भी योजना बना रहे हैं, ये जो फल है, पेड़ पे लगे हुए जितने भी फल है ना, वो एकदम अंदर तक पक जाए, यानी पूर्ण रूप से पक जाए। आगे लिखा है टू स्वेल द गॉड, और ये जो गॉड मीन्स का क्या होता है, कद्दू होता है। क्या होता है, कद्दू होता है। ये भी योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो कद्दू है ना, वो भी क्या हो जाए, वो भी फूल जाए यानी बढ़ जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, और ये भी योजना बना रहे हैं कि ये जो अखरोट है ना, अखरोट जो है इसका जो सेल्स है वो भी क्या हो जाए, प्लम्प हो जाए, यानी गुद्देदार हो जाए, वो भी क्या हो जाए, मोटा हो जाए। आगे लिखा है विथ ए स्वीट कर्नल, और ये जो हेजल सेल्स है इसके अंदर ना क्या भर जाए, तो कर्नेल, यानी कर्नेल मतलब बीज होता है। क्या होता है, बीज होता है, और स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। तो ये जो अखरोट है ना, अखरोट में भी क्या आ जाए, बीज आ जाए, और वो भी क्या हो जाए, मीठा हो जाए। इसका भी ये योजना बना रहे हैं। ये और क्या योजना बना रहे हैं, टू सेट बर्डिंग मोड। ये सूरज के साथ, ऑटम जो है सूरज के साथ ये भी योजना बना रहा है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उसमें क्या निकल जाए, कलियाँ निकल जाए। क्या निकल जाए, कलियाँ निकल जाए। एंड स्टील मोड, और भी ज़्यादा निकल जाए। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीस्ट, और ये जो कलियाँ हैं वो किस में बदल जाए, फ्लावर्स में, यानी फूल में बदल जाए। और ये जो फूल है, फूल के जो रस है वो किसके लिए है, मधुमक्खियों के लिए है। तो मधुमक्खियाँ जो है इस फूल के रस का मजे ले। इसका भी ये योजना बना रही है। कौन योजना बना रहे हैं, तो ऑटम किसके साथ, तो सन के साथ, यानी सूरज के साथ। अच्छा, सूरज कौन है ऑटम का, तो उसका जिगरी दोस्त है। तो उसके साथ ये क्या कर रहा है ऑटम, तो योजना बना रहा है। क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। किसका योजना बना रहा है, कि किस प्रकार से जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें क्या लग जाए, फल लग जाए। और वो सभी फल कहाँ, वो सभी फल के साथ क्या हो जाए, तो वो सभी फल क्या हो जाए, वो पक भी जाए। क्या हो जाए, पक जाए। और ये भी योजना बनाते हैं कि इस मौसम में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उसमें क्या आ जाए, फ्लावर्स आ जाए। क्या आ जाए, फ्लावर्स आ जाए। क्योंकि वे सभी फ्लावर्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, मधुमक्खी के लिए होते हैं। और वो सारा मधुमक्खी जो है उसके रस का मज़ा ले, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, फॉर समर हैज़ ओवर ब्रेम्ड देयर क्लैमी सेल्स। ये जो मधुमक्खियाँ हैं ना, वो क्या करती हैं, वो सोचने लगती हैं कि ये जो वार्म डेज है, ये जो गर्मी के दिन है, वो हमेशा के लिए रहे, ये कभी रुके ना। सीज मतलब क्या होता है, रुकना, ये कभी रुके ना। क्यों, क्योंकि ये गर्मी जो है ना, इस गर्मी की वजह से इसका जो क्लैमी सेल्स है, इसका जो घर है, सेल्स मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का घर। इसका जो मधुमक्खियों का जो घर है, वो जो चिपचिपा घर है, क्लैमी मतलब क्या होता है, चिपचिपा, और सेल्स मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का घर, वो क्या हो गया, ओवर ब्रेम्ड हो गया, मतलब लबालब भर गया है, ठीक है। तो ये मधुमक्खियाँ सब जो है ना, वो सोचती है कि ये जो मौसम है ना, वो हमेशा के लिए रहे और ये कभी रुके ना, ताकि मैं ऐसे ही फूल के मज़े लेता रहूं और मेरा जो ये क्लैमी सेल्स है वो लबालब भरा रहे। तो फ्रेंड्स, ये पहला जो स्टांजा था इसको मैं समझाया हूँ। अगर इसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम्स हुआ होगा, कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप ना मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अगले स्टांजा में क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, हु हैथ नॉट सीन दाई ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy ears soft lifted by winnowing wind,
इसका देखिए ग्रेनरी फ्लोर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनाज रखा होता है ना उस फ्लोर को, उस फर्श को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेनरी फ्लोर कहते हैं। अच्छा ये विनोइंग विंड क्या होता है, मतलब ओसौनी करने वाली जो हवा होती है उसे क्या कहते हैं, विनोइंग विंड कहते हैं। जब हम लोग अनाज को ओसाते हैं और वो जो हवा चल रही होती है उसे क्या, कौन सा विंड कहते हैं, उसे कौन सा हवा कहते हैं, विनोइंग विंड कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, मतलब ये जो स्टांजा, इस स्टांजा में ना पोएट जो है ऑटम का कंपेयर एक महिला से कर रहे हैं, एक वोमेन से कर रहे हैं, और कहते हैं हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, मतलब तुम्हें किसने नहीं देखा है, तुम्हें किसने नहीं देखा है दाई स्टोर, एमिड दाई स्टोर मतलब भंडार घर में, स्टोर मतलब क्या होता है, भंडार घर। तो ये कहते हैं कि तुम्हें किसने नहीं देखा है भंडार घर के बीच, एमिड मतलब क्या होता है, बीच, भंडार घर के बीच तुम्हें किसने नहीं देखा है। समटाइम्स हु एवर सिक्स एब्रॉड में फाइंड, कभी कभी कोई भी तुम्हें अगर बाहर ढूंढना चाहता है, ठीक है, तो तुम्हें पा सकता है, मतलब तुम उसे मिल सकते हो। कहाँ मिल सकते हो, दी सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, मतलब तुम्हें अगर कोई ढूंढ रहा है, अगर कोई तुम्हें बाहर कोई ढूंढना चाहे तो तुम कहाँ मिलोगी, तो केयरलेस, सीटिंग केयरलेस मतलब लापरवाह बैठी हुई, कहाँ तक, ग्रेनरी फ्लोर पे, मतलब अनाज जहाँ पे रखा हुआ है, जिस फ्लोर पे अनाज रखा हुआ है वहाँ पे तुम्हें लापरवाह बैठे हुए देख सकता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है इसके बारे में, द ईयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम्हारे जो ये बाल हैं ना, तुम्हारे जो ये हेयर है वो सॉफ्ट लिफ्टेड मतलब वो आराम से, मतलब ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, किसकी वजह से, तो विनोइंग विंड की वजह से, मतलब ओसौनी की जो ये हवा है इस वजह से तुम्हारे जो बाल हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो लहरा रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है इसके बारे में, ऑटम के बारे में, और ऑन ए हाफ रिप्ड फरो साउंड एट स्लीप drowsed with the fume of poppies while thy hook spears the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patience look दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड के मीनिंग को देख लेते हैं। अच्छा देखो, हाफ रिप्ड फरो का मतलब क्या होता है, आधा कटा हुआ जो फसल का जो आड़ी होता है, मतलब फरो मतलब क्या होता है, क्यारी या आड़ी बोल सकते हैं। ऑन हाफ रिप्ड का मतलब क्या होता है, आधा कटे हुए। तो इसको ना आधा कटे हुए फसल, जो आधा फसल कटी हुई रहती है उसके क्यारी के बीच ना साउंड एज स्लीप मतलब गहरी नींद में सोते हुए इसे देखा जा सकता है। ड्रोज्ड और झपकी लेते हुए यानी ऊँघते हुए, विद द फीम ऑफ पॉपीज़, ये जो पॉपीज़ है ना एक फ्लावर्स होता है, तो इसमें इसके जो स्मेल होते हैं ना उसमें मादकता होता है। तो इसके पॉपीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं इसके फीम से इसके जो स्मेल्स है ना, इसको ना झपकी लेते हुए भी देखा जा सकता है। कहाँ पे, तो अधकटे फसल के क्यारी में, लाइन में। व्हाइल दाई हुक, जब ये पॉपीज़ के फीम से ये जब मदहोश हो जाता है, जब ये ऊँघने लगता है, तो इसका जो फसल काटने वाला जो हुक है, जो हंसुआ है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी छूट जाता है। अच्छा उसके साथ साथ क्या छूट जाता है, स्पेयर्स, स्पेयर्स मतलब छूट जाना, तो छूट जाता है क्या था, द नेक्स्ट स्वैथ मतलब फसल की जब ये कटाई कर रहा होता है तो इसके जो स्वैथ होता है, जो अगली लाइन होता है ना, ये भी छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, क्योंकि ये ना पॉपीज़ के फ्यूम से यानी पॉपीज़ के स्मेल से क्या हो जाता है, ऊँघने लगता है। जब ये ऊँघने लगेगी, ऑटम जब ऊँघने लगेगी तो फिर इसका क्या, फसल की कटाई करने वाली जो औजार है, जो हंसुआ, वो भी क्या होता है, वो भी छूट जाता है, और जिसकी वजह से उसके ना फसल की जो अगली लाइन है वो भी छूट जाता है। एंड इट्स ट्विन फ्लावर, और इसके जितने भी उलझे हुए फूल हैं ना वो भी छूट जाते हैं, यानी फसल भी नहीं कटाई हो पाता है और उसके जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो भी नहीं कट पाते हैं। आगे लिखा गया, एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दो डॉस्ट केप, और कभी कभी तुम्हें ग्लीनर मतलब इकट्ठा करने वाले की तरह देखा जा सकता है। क्या करते हुए, तो स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, मतलब फसल को इकट्ठा करके अपने सिर पे रख के मतलब पार करते हुए, किस चीज़ को पार करते हुए, ब्रुक मतलब एक छोटी सी जलधारा को पार करते हुए भी तुम्हें देखा जा सकता है। और बाय ये साइडर प्रेस, और कभी कभी तुम्हें साइडर प्रेस के पास भी देखा जा सकता है। अच्छा साइडर प्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा मशीन जिससे मतलब जूस बनाया जाता हो, तो मतलब एप्पल का जूस जिस मशीन से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइडर प्रेस कहते हैं। तो कभी कहता है, पोएट कहता है जॉन किट्स, कि कभी कभी तुम्हें साइडर प्रेस के पास पेशेंस लुक में एकदम धैर्यपूर्वक बैठे हुए देखा जा सकता है। दो वॉचेस द लास्ट यूजिंग आवर्स बाई आवर्स, और वो जो साइडर प्रेस होता है उससे जो
मतलब जो बूंद टपकता है उसको ना घंटों तक जो बूंद टपकते रहता है, लास्ट ओजिंग मतलब क्या होता है, अंतिम बूंद टपकना। जो ये अंतिम बूंद टपकता है ना उसको ना घंटों तुम बैठ के एकदम धैर्यपूर्वक देखती रहती हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टांजा था, इस स्टांजा में जो भी बात लिखी गई थी मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अगर इसमें मेरे द्वारा समझाया गया और दी गई जानकारी में अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब इसके अगले स्टांजा को देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। पोएट कहता है, किससे कहता है, तो ऑटम को कहता है, यानी ऑटम के बारे में ये बता रहा है, मतलब ये इमेजिन कर रहा है और कह रहा है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये जो स्प्रिंग है यानी बसंत के जो गाने हैं वो कहाँ हैं, वेयर आर दे मतलब वे कहाँ हैं। ये जो जॉन किट्स है इस पोएम में ऑटम सीज़न की चर्चा कर रहे हैं और ऑटम सीज़न की विशेषताओं को बता रहे हैं, ऑटम सीज़न की सुंदरता को बता रहे हैं, ऑटम सीज़न में होने वाले परिवर्तन को बता रहे हैं। इसलिए ये जो है ना इमेजिन करते और कहते हैं कि वह स्प्रिंग का जो गाना है ये कहाँ है, स्प्रिंग का गाना कहाँ है, मतलब तुम इसके बारे में मत सोचो। ये जो है ना ऑटम को कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम, तुम इसके बारे में मत सोचो कि स्प्रिंग का गाना कहाँ है। डू हैजस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास ना खुद का म्यूजिक है, तुम्हारे पास खुद का गाना है। देखिए जितने भी पोएट हैं ना वो स्प्रिंग सीजन का मतलब चर्चा किए हैं, उस पर पोएम भी लिखे हैं, उसकी विशेषताओं को बतलाए हैं। लेकिन जॉन किट्स एक ऐसे पोएट है जो ऑटम के बारे में बता रहे हैं, ऑटम की विशेषताओं को बतला रहे हैं, ऑटम की सुंदरता को बता रहे हैं। और इसलिए ये कहते हैं कि ऑटम से कहते हैं कि तुम ना स्प्रिंग के गाना के बारे में मत सोचो, बसंत के गाना के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का गाना है। अब देखिए ऑटम के कौन सा गाना है जिसके बारे में कभी बताना चाहते हैं, मुझे हम लोगों को बताना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है व्हाइल बैरिड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अच्छा, इसमें एक वर्ड है सॉफ्ट डाइंग डे, मतलब शाम में जब सूरज ढल रहा होता है उस डे को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट डाइंग डे कहते हैं। अच्छा, बैरिड क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बैरिड मतलब रुका हुआ और क्लाउड्स मतलब बादल। ठीक है, ये जो रुके हुए जो बादल हैं ये ब्लूम हो जाते हैं यानी प्रदीप्त हो जाते हैं यानी चमक उठते हैं जब शाम ढल रहा होता है। उस वक्त ना सूरज की रोशनी जब ये रुके हुए बादल पे पड़ते हैं ना तब क्या हो जाता है, वो चमक उठते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी हुई। और इसका जो चमक है ये स्टबल पर पड़ता है, यानी स्टबल मीन्स क्या होता है, जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके जो कुछ पार्ट्स बचे रहते हैं उसे स्टबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टबल कहा जाता है। तो स्टबल प्लेन्स जो होते हैं मतलब खेत जो होता है, वैसा खेत जिसमें स्टबल बचा हो, मतलब फसलों की कटाई करने के बाद जो उसके जो थोड़े से पार्ट बच जाते हैं उस पार्ट पे जब ये इसकी जब चमक पड़ती है ना तो ये जो प्लेन्स है ना वो कौन से रंग के हो जाते हैं, रोज यानी गुलाबी रंग के हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा शाम के समय जब रुके हुए बादल पे सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो वो बादल ना चमक उठता है, और वो जो चमक है ना वैसे खेत में पड़ता है जहाँ पे फसलों की कटाई करने के बाद उसके कुछ पार्ट्स बचे रहते हैं। जब वहाँ पे पड़ता है ना तो वो जो मतलब उसका जो कलर होता है उस प्लेन का, उस खेत का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रोजी हो जाता है यानी गुलाबी रंग का हो जाता है। कौन से रंग का, गुलाबी रंग का। आगे देखिए क्या लिखा गया है, देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉन। और उसके बाद क्या होता है, देखिए वेलफुल मतलब क्या होता है, शोक, क्या होता है, शोक होता है यानी शोक मनाना होता है। और क्वायर मीन्स क्या होता है, समूह होता है। स्मॉल नेट्स मतलब क्या होता है, छोटी छोटी मतलब जो मच्छर होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मौन करते हैं यानी शोक गीत गाते हैं। देखिए जब शाम होता है तो ये मतलब एक समूह में, एक ग्रुप में जो ये काटने वाली जो मक्खियाँ होती है, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं ना, वो विलाप करती है। वेलफुल मतलब क्या होता है, विलाप करना, या और मौन मतलब क्या होता है, शोक करना यानी विलाप करना। इसका देखिए वेलफुल और मौन दोनों का अर्थ क्या होता है, विलाप करना या शोक मनाना। तो जब शाम होता है ना तो शाम के समय ये जो छोटे छोटे जो मक्खियाँ होती हैं ना, ये मच्छर होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वो विलाप करने लगते हैं यानी एक समूह में आके वो विलाप करने लगते हैं, शोक मनाने लगते हैं। एमोंग द रिवर सैलोज बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। और क्या होता है, देखिए एमोंग द रिवर, नदियों में जो सैलोज होते हैं, सैलोज मतलब बेत का पेड़ होता है या इसको कर्मी भी बोल सकते हैं। तो नदी में जो वो कर्मी का जो पेड़ होता है, बेत का जो पेड़ होता है ना, बॉर्न एलॉफ्ट मतलब वो ऊपर की ओर कभी जाता है और सिंकिंग कभी नीचे की ओर आता है। एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, जब धीरे धीरे जब हवा चलती है ना तो हवा की वजह से ये जो सैलोज के पेड़ है ना कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं।
आगे देखिए क्या लिखा गया है, एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउंड ब्लीड फ्रॉम हेली बॉर्न। देखिए एंड फुल ग्राउंड लैम्स, फुल ग्राउंड का मतलब क्या होता है, पूर्ण विकसित। क्या होता है, पूर्ण विकसित। तो ये लैम्स मतलब क्या होता है, भेड़िया के बच्चे, ठीक है। ये जो भेड़ के जो बच्चे होते हैं, ये जो पूर्ण विकसित जो भेड़ के बच्चे होते हैं ना, वो लाउड ब्लीट मतलब ज़ोर ज़ोर से वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, मतलब यानी मिमियाते हैं। फ्रॉम हिली बॉर्न मतलब ये जो पहाड़ी पर से जो पूर्ण विकसित जो मेमने के बच्चे हैं, जो भेड़िया के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब बोलते हैं, यानी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। लाउड ब्लीट का मतलब क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलना। हेज क्रिकेट सिंग एंड now with travel soft, the red breast whistles from a garden croft and gathering shallow strutter in skies। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। हेज क्रिकेट मतलब क्या होता है, टिड्डा होता है। क्या होता है, टिड्डा होता है। ये मतलब ये भी एक कीड़ा है। सिंग मतलब ये जो टिड्डा है ना वो भी गाता है। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट, और ट्रेवल सॉफ्ट मतलब होता है तिगुनी आवाज़ में, ठीक है। तिगुनी सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। तो तिगुनी जो ये मीठा आवाज़ होता है ना, उसमें ना रेड ब्रिस्ट भी क्या करती है, वो भी गाने लगती है, वो भी बोलने लगती है। मतलब ये टिड्डा तो सिंग करता ही है, टिड्डा जो है भी तो बोलने लगता है, लेकिन इसके साथ ना ट्रेवल सॉफ्ट यानी बहुत ही ज़्यादा तिगुना मुलायम आवाज़ में, तिगुनी मीठी आवाज़ में ये जो रेड ब्रिस्ट है, रेड ब्रिस्ट बोला जाता है रॉबिन बर्ड को। किसको बोला जाता है, रॉबिन बर्ड को। तो ये जो रेड ब्रिस्ट है, रॉबिन बर्ड है ना, ये भी मतलब तिगुनी मुलायम आवाज़ में गाने लगती है। कहाँ से गाने लगती था, विस्टल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन मतलब होता है बागान, और क्रॉफ्ट मतलब होता है कोने। तो ये गार्डन बगीचे के जो कोना होता है ना, उससे ना ये जो रेड ब्रिस्ट है ये भी क्या करने लगती है, गाने लगती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और ये स्वेलोज कहते हैं गोराया को। किसको कहते हैं, गोराया को। ये भी एक बर्ड है। तो गोराया भी ना स्काइज में ना मतलब आकाश में क्या करने लगा, गैदरिंग करने लगता है, यानी ची ची करने लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं ये लास्ट वाला स्टांजा समझाया हूँ। अगर आपको ये स्टांजा समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स ये जो थर्ड स्टांजा था उसमें ना पोएट है वो हम लोग को बताना चाहते हैं ऑटम के गीत के बारे में, कि ऑटम के पास ना अपना गीत भी है। और वो गीत कौन सा है, तो इस मौसम में ऑटम सीज़न में जो चिड़िया चहचहाती है, जो गीत गाती है, जो छोटे छोटे मच्छर जो है वो मतलब शोक मनाते हैं, गाते हैं, वो सब क्या है, ऑटम सीज़न में ये सब होता है। तो ये ऑटम सीज़न का क्या है, ये सब गीत ही है ना। तो ऑटम हम लोग को ये मतलब ये जॉन किट्स जो है ऑटम के बारे में ये बताना चाहते हैं और समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई जो ये ओड टू ऑटम है, मैं समझाया हूँ आप लोगों को। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे, और मेरा जो ये चैनल है CK एजुकेशन हब, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।